हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में अगेन आप सबका फिर से एक बार और स्वागत है। स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड के सोशल साइंस की बात कर रहे थे हम गाइज, और उसमें भी चैप्टर नंबर 10 हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसका आई थिंक ये सेकंड लास्ट पार्ट हो सकता है। इसके पहले हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देख लिए, कौन से क्रॉप्स इंडिया में होते हैं, वो सारी चीज़ें देख ली। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया था। और इस पर्टिकुलर सेशन में अगर बात किया जाए तो रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हमारी इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का रोल क्या है, इसके बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। आप सबको पता है गाइज, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया जो है वो एग्रेरियन कंट्री है। बहुत पहले से आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि भाई इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री। अब ऐसा क्यों कहते हैं, वो आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में बात करने वाले हैं। हमारा एग्रीकल्चर जो था वो इंडिया में एक मेन ऑक्यूपेशन माना जाता था पहले। आज के टाइम में क्या है, हम लोग की भाई गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे हुए हैं, आज हम लोग कॉरपोरेट्स की जॉब कर रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम में ये सब नहीं था, सिर्फ एग्रीकल्चर ही था। ठीक है, और उसका इम्पोर्टेंस डे बाय डे डिक्रीज होता गया। लेकिन आज भी इंडियन इकोनॉमी में जितना पोर्शन, जितना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है, उतना किसी और सेक्टर का नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है। मतलब इंडिया में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 लोग में से 50 लोगों को सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है। आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा नंबर्स होगा। हमारे तो 135 करोड़ पीपल्स हैं इंडिया में, और उसमें से 50%, यानी आप समझ लो कि 65 to 67 करोड़ पीपल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जो टोटल जीडीपी होती है इंडिया की, उसमें 17% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे एग्रीकल्चर का है, अकेले एग्रीकल्चर का है। टोटल जीडीपी का 17% अकेले एग्रीकल्चर का। उसके बाद पैडी, व्हीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, पोटैटोज वगैरह जो आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगी, वो हम लोग इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। साथ साथ इतने लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं कि हम इन चीज़ों में लीड में भी है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देखो कि ये सारी चीज़ों में भी इंडिया, पूरे प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में इन सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। इंडिया रैंक्स 2 इन वर्ल्ड इन एग्रेरियन प्रोडक्शन। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, सारे एग्रेरियन प्रोडक्शन में इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 2 है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ऑयल वगैरह वगैरह जो रॉ मटेरियल यूज़ करती है, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है गाइस? एग्रीकल्चर से आता है। कैसे? आपने जो शर्ट पहना होगा, आपने जो पैंट पहना होगा, वो किससे बनता है? कॉटन से बनता है। और कॉटन कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। आप लोग चाय में या फिर कोई भी मिठाई हो उसमें शुगर या गुड़ का इस्तेमाल करते हो, कहाँ से आता है? शुगर केन में से आता है। शुगर केन कहाँ से बनती है? एग्रीकल्चर में से बनती है। पेपर किस में से बनता है? लकड़े में से बनता है। ऑयल आपको कहाँ से मिलता है? ऑयल सीड्स में से मिलता है। और ऑयल सीड्स कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर में से मिलता है। तो सारी की सारी ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी इस एग्रीकल्चर के सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर सिर्फ इंडिया इंडस्ट्रीज़ को ही नहीं, इंडिया के लोगों को भी फूड प्रोवाइड करता है। जैसे कि वीट है, पैडी है, फिर आप ले लो कि जो भी सारे ऐसे आप फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे कितना कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड लेवल पे एग्रीकल्चर मार्केट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा कम दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, हमारा यहाँ का जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मेनली रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। और रेन एक ऐसी चीज़ है जो अनसर्टेन है। हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कितना रेन आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा प्रिडिक्शन से चलना पड़ता है, और ये अनसर्टेनिटीज़ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ही बड़े वे में इफेक्ट करती है। दूसरी चीज़, इरीगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है इतनी सारी। ठीक है, इंडिया में इरीगेशन फैसिलिटीज़ आई थिंक ऑलमोस्ट 20 to 30% फार्मिंग में ही है, जबकि बाकी का 60 to 70% जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, वो विदाउट इरीगेशन, ओनली डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेनफॉल। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है। उसके बाद
फूड सिक्योरिटी जो होती है ना किसी भी कंट्री की, किसी के कंट्री के लोगों की, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब फूड सिक्योरिटी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड कर सकता है हमें। यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ डिमांड फॉर फूड ग्रेन इज इंक्रीजिंग एंड इफ फूड ग्रेन्स हैव टू बी इम्पोर्टेड देन द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ दैट कंट्री में बी एट रिस्क। अब ये कैसे, आप सोचोगे कि सर पॉलिटिक्स कहाँ से बीच में आएगा? पॉलिटिक्स ऐसे बीच में आएगा कि समझ लो कि हमारा इंडिया जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है सारे के सारे फूड ग्रेन्स, ठीक है। अब समझ लो कि हम लोगों ने सारे के सारे फूड ग्रेन्स चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते हैं हम लोग। हमारी पॉपुलेशन जो है वो चाइना के एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली चाइना और इंडिया का बिहेवियर कैसा रहा है एक दोनों के साथ। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो चाइना ये भी कर सकता है कि भाई मैं आप लोगों को फूड प्रोवाइड नहीं करूँगा, आपको जो करना हो कर लो। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको ये जो भूखमरी आप कहते हो, स्टारवेशन, उसका सामना करना पड़ता है। और इससे जो है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कंट्री की छीन जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उतना ही करेगी जितना चाइना की गवर्नमेंट कहेगी। अगर हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ा भी इंडिपेंडेंटली सोचा तो चाइना हमें फूड प्रोवाइड करना बंद कर देगा। तो आप समझ सकते हो फ्यूचर की कंडीशंस, ठीक है। वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट इसकी वजह से, ठीक है। ऐसी कंडीशंस ना हो, इसी वजह से हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। और उसका रिजल्ट हम लोगों ने ऊपर अगले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कैसे वो हम लोगों ने ग्रीन एवोल्यूशन से अचीव किया, ठीक है। उसके साथ साथ अब ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन साथ में हमारी पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो रही ना। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कुछ कि 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन 36 करोड़ थी, ठीक है, जो आज आपको 125 करोड़ देखने को मिलती है। मतलब आप समझ लो कि 36 करोड़ से लेके 125 करोड़ तक ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। तो लोग बढ़ेंगे तो लोगों की जो फूड डिमांड होगी वो भी तो बढ़ेगी, ठीक है। अब ये एक चीज़ यहाँ पे हमारे इंडिया के साथ बहुत ही अच्छी हुई है कि भाई डिमांड के साथ साथ हमारा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। आप देखो कि 1951 में इंडिया ने कुछ 51 करोड़ टन्स प्रोड्यूस किया था फूड ग्रेन्स 36 करोड़ लोगों के लिए, जबकि 2013-14 में यही आंकड़ा 51 करोड़ वाला आंकड़ा आपको 265.04 करोड़ दिखेगा। तो ऑलमोस्ट 4 गुना। अगर हमारी पॉपुलेशन 5 गुना बढ़ी है, हमारे फार्मर्स कहते हैं कोई चिंता नहीं है, हमारे पास इतना प्रोडक्शन है, हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोगों ने प्रोडक्शन बनाया 265 करोड़ तक पहुंचा दिया, ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो कंट्री की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई इतना तो हमारे लोगों को चाहिए ही चाहिए, वो तो फुलफिल हो ही गई है, ठीक है। अब जो नीड्स फुलफिल होती है उसके साथ साथ हमें सेविंग्स भी तो ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोगों को बफर स्टॉक भी रखना पड़ेगा कि भाई समझ लो कि अगर ये कोविड जैसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आप प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ लॉकडाउन की परिस्थिति आ जाती है, तो ऐसे में हमारे लोगों तक खाना कैसे पहुँचेगा? तो इसे में हमें बफर स्टॉक मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और हम लोगों ने शुरू किया बफर स्टॉक मेंटेन करना, ठीक है। और डे बाय डे उसे इंक्रीज भी किया। इससे क्या हुआ, इससे जो हमारी स्कार्सिटी की प्रॉब्लम थी, हमारी जो फूड ग्रेन्स की स्कार्सिटी की प्रॉब्लम थी वो कंट्रोल हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, हम लोग जो आपने देखा होगा कि भाई आप लोग जो फूड ग्रेन्स का वेस्टेज होता है हम लोग खाते हैं होटल में, उसकी बात नहीं हो रही। जो स्टॉक जैसे पहले APMC में पहुंचता है उस स्टॉक का कुछ कारण से वेस्ट हो जाता है। इसे रोकने के लिए हमें वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो आप अगर खुले मौसम में रखो, समझ लो कि किसान ने सारा का सारा जो फाइनल प्रोडक्ट था वीट का वो निकाल लिया, उसकी बोरियां भी भर दी और खेत में रख दी। अब रात को बारिश आ गई, सारे के सारे गेहूँ, सारे के सारे वीट फेल हो गए, सारे के सारे वीट आप यूज़ में ही नहीं ले सकते, ऐसी कंडीशंस हो गई। तो आप क्या करोगे? तो हमारी फूड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रहेगी? तो ऐसे में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वेयर हाउसेस बनाने शुरू कर दिए कि भाई ऐसी अगर आपके पास एक्सेस स्टॉक पड़ा है तो आप आ जाओ, हमें दे दो, हम वेयर हाउस में रखेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, बहुत सारे हज़ारों फैमिली, हज़ारों लाखों फैमिली थे जो भूखमरे के कारण, स्टारवेशन के कारण वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, वो अब पॉसिबल हुआ। और ये बफर स्टॉक हम लोगों ने उनको फ्री ऑफ चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया कि भाई यहाँ पे बफर पड़े पड़े बिगड़ जाएगा, उससे बेटर है कि भाई सस्ते में उन लोगों को दे दे ताकि वो लोग भी खाना शुरू करें। और इसी वजह से आप लोगों ने नाम सुना होगा PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम चलाई गई थी, ठीक है। और उसका मेन मोटिव था कि सारे लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें।
इसी के साथ आपको ये चीज़ भी सीखना ज़रूरी है कि हमें फूड ग्रेन्स का वेस्टेज जो है वो किसी ना किसी तरीके से रोकना ही पड़ेगा। थाली में अगर आपको 3 रोटी चाहिए तो 3 ही लो, 5 लेने की ज़रूरत नहीं है। दाल अगर आप 1 कटोरी पीना चाहते हो तो 1.5 कटोरी मत लो। मिठाई अगर आप 1 पीस ही खाना चाहते हो तो 2 पीस मत लो, ठीक है। और अगर ले लिया है तो वो खा के पूरा करो, ऐसा नहीं कि वेस्ट में डाल दिया, क्योंकि हो सकता है कि आपके वेस्ट से बाहर 4-5 फैमिली का खाना हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक फूड सिक्योरिटी एक्ट भी पास किया था, जिसके अंदर आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह वगैरह, हम लोग जो 13 चैप्टर उसके पहले के 17 चैप्टर में पढ़ चुके, वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद ही होगी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 2 रुपये 3 रुपये के भाव पर, किलोस के भाव पर आपको वीट और पैडी का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सारे के सारे लोगों की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में रोल। और ये आप समझ सकते हो कि क्यों इंडिया को इस वजह से क्यों इंडिया को एग्रेरियन कंट्री कहा जाता है। तो वो ये सारी वजह है कि जिसकी वजह से हमारे इंडिया को एग्रेरियन कंट्री कहा जाता है। गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आप लाइक भी कर दीजिएंगे। और लाइक कर रहे हैं तो साथ में एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिए कि सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिले मेरे तरफ से। और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट भी आप ज़रूर इस पर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा प्रमोशन मिले कि भाई नहीं, मेरे वीडियोस कोई देख रहा है और इसे कोई लाइक भी कर रहा है और कमेंट भी कर रहा है, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।